हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। टारगेट ऑन के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास चलेगी, थोड़ा सा डिले हूं मैं 20 मिनट। क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग आ जाएंगे खटाखट तरीके से। सभी का स्वागत है, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, सेशन को लाइक करते हुए सभी लोग आ जाएंगे और स्टार्ट हो गया है हमारा। ज्यादा बात ना करते हुए कॉमन पेपर जीके जीएस का यहाँ पर सभी विद्यालय वर्ग के लिए हेल्पफुल है, चाहे तो पीआरटी हो, जूनियर हो, जो जीएस का कॉमन पेपर आता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो है टीआरई 4 के लिए यहाँ नया बैच चल रहा है, 6 to 8 के लिए, एज वेल एज ये पीआरटी के लिए। पूरी की पूरी टीम प्रतिबद्धता के साथ आपको पढ़ाती नजर आए। बिहार का टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन ही कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ उपलब्ध होते हैं और ये हमारा नंबर है। हमारी संस्थान से जुड़ने के लिए ये एक आधार है, संपर्क सूत्र है। आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, ये हमारा जो है प्रश्न पहला है। बताइए, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? यस, फटाफट आंसर करेंगे। ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? अर्थात एस्चुरी नहीं बनाएगी तो वो क्या बनाएगी? वह डेल्टा बनाएगी। ठीक है ना। नदियां दो ही चीज बनाती हैं, या डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है, राइट। अगर यहां पर बात किया जाए तो इसमें जो महानदी है, क्या महानदी यह क्या है कि डेल्टा बनाती है। ये सब एस्चुरी बनाती बेसिकली। और ये कहां पर गिरती है? ये सभी नदियां याद रखना बच्चों, कहां पर? तो अरब सागर में गिरती है। कहां? अरब सागर में गिरती है। और यह गिरती है कहां पर? तो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, राइट। महानदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है छत्तीसगढ़ के जो सिहवा पहाड़ी है वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, राइट। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था बच्चों? यस, तो आप जानते हैं जो भारतीय संविधान हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 26 नवंबर और क्या है कि 1949 को किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान जो संवैधानिक सभा थी उसके द्वारा स्वीकारा गया था। और फिर आप जानते हैं कि इसे 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त या लागू किया गया था। आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कर्करेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? किससे होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? यस, बताना है। बात चली बच्चों किसकी? तो कर्क रेखा की। और अगर यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो कर्क रेखा है, ठीक है ना, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपने देखा होगा कि कर्क रेखा भारत के जो है क्या बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यहां से आप देखेंगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 8 राज्यों में कौन कौन सा आता है आपने ट्रिक से बहुत पहले पढ़ा होगा। उसमें से एक आता है, क्या बताइएगा? झारखंड। और झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो बिल्कुल से कहां पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर ही स्थित है। और ये है आपका कर्क रेखा। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं इन 8 राज्यों के नाम बताऊं तो ट्रिक ने भी आप पढ़ा होगा। क्या है आपने बच्चों ट्रिक पढ़ा होगा क्या? जिसका नाम क्या है? तो गमछा झार मित्र पर। ठीक है ना। क्या है? गमछा झार मित्र पर। बहुत सदाबहार ट्रिक है। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना। और यहां पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं बच्चों, राइट। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है? कमल, सूर्यमुखी, रैफ्लेशिया, ग्लोरी लिली, या आपको बताना है एक से अधिक? सबसे बड़ा, यस, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है कौन? यहां पर रैफ्लेशिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आइए आगे चलते हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? यस, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है? आंसर करें। बहुत ही शानदार प्रश्न। बेंगलुरु में, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यस, गुड। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? क्या बच्चों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल
नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च और क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका संस्थान, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट, ये नीरी है, आई है, ठीक है। इसका जो है आप जानते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, क्या बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, वहां पड़ता है। और इसके अगर हम लोग स्थापना की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें बच्चों, तो इसकी स्थापना 19 और क्या के 69 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। आइए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, तमिलनाडु का इसमें से आपको बताना है, यस, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, बताइए, कारीकिली में, कालाकाडू में, या फिर कुनाकुलम में, या आपको बताना है मडुमलाई में। आंसर करेंगे और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों यस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? कारीकिली, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को, 5 फरवरी को, या फिर 10 फरवरी को, 12 फरवरी को, एक से अधिक? आपको बताना है बच्चे क्या कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। यस, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो विश्व दलहन दिवस आपको बताना है 8 फरवरी। देखो फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है? यहां 10 फरवरी को मनाया जाता है, राइट। आओ अगला, नेशनल, बताइएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहां है? सेशन को सभी लोग लाइक करके चलेंगे। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, या एक से अधिक? यस, सभी को बताना है। इसका मुख्यालय कहां है बच्चों? तो इसका मुख्यालय आप सभी जानते हैं कहां, नई दिल्ली में है, राइट। अगला प्रश्न, पारस्की तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक घटक गाय, मोर, और यहां पर आपका हो जाएगा वाद, हरे पौधे, या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग और बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस, बताइए, आंसर करेंगे। ये बाघ है, ठीक है, क्या है? बाघ। पूछा क्या है? इकोसिस्टम। देखो पारस्की तंत्र एक चैप्टर एक आया है यहाँ पे शब्द, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले 1935 में किसने बताया था? तो कौन बताया था जी? एजी टॉन्सले साहब ने बताया था। और इनमें से कौन उत्पादक की बात किया जाए, उत्पादक का मतलब क्या? प्रोड्यूसर, जो खाना को प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले, और उसमें कौन आएगी? जितने भी हरे पौधे हैं ये हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या करते हैं, सभी हरे पौधे जो है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और उसके द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP26 का आयोजन कहां पर हुआ था? यस, आपको बताना है बच्चों। आंसर करें और बताएं क्या हो जाएगा। चलिए, तो COP26 जो हुआ था ये कहां पर? तो ग्लासगो में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अभी देखो वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला है, क्या बताइए, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप क्या हो जाएगा यहाँ पर 29, ये कहां पर होने वाला है, यह होने वाला है बाकू। इसका मतलब क्या होता है, तो कोप का मतलब होता है क्या बच्चों, तो इसका मतलब है क्या, कॉन्फ्रेंस, क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो जाएगा। और वहीं पर अगर मैं बताऊं ये कोप का आयोजन कौन करता है, तो यह यूएनएफ, क्या यूएनएफसीसी करता है, ठीक है ना, यूएनएफसीसी करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा या इनमें से कोई नहीं, बताइए। समवर्ती सूची, आपने बच्चों पढ़ा होगा कि जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान में आपने पढ़ा होगा कि कुल 12 अनुसूचियां हैं, क्या उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसमें से जो अनुसूची नंबर क्या बच्चों, जो अनुसूची यहां पर क्या, अनुसूची नंबर जो यहां पर आप देखेंगे कि जो 7 है, 7 अनुसूची 7 है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, किसमें, तो इसको हम बांटते हैं क्या, इसको कहा जाता है क्या, एक संघ सूची है और एक क्या है यहाँ पर राज्य सूची है जिसपे राज्य कानून बनाता है, और एक यहाँ पर आता है क्या, समवर्ती सूची है। कौन सा, समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा बाद में इसमें और एक जोड़ा गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट सूची कहते हैं, ठीक है, अवशिष्ट सूची। कमेंट करके बताओ। देखो जैसे मैंने कहा, इस पे केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, इस पे राज्य सरकार, और इस पे दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अवशिष्ट सूची जो है इस पे कानून कौन बनाने का अधिकार है, जो है कौन बनाएगा। सेशन को लाइक करके आगे बढ़ते रहेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किससे संबंधित है, आपको बताना है बच्चे। यस, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, बताइए। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हैं किससे संबंधित है, यहाँ क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह आप जानते हैं 1997 कहां, जापान के क्योटो में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है भैया, कि जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान जो वृद्धि है, इसको लगातार क्या करना है, कम करना है, इसको हमको डिक्रीज करना है, राइट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरियर गेम अभ्यारण्य कहां है, बताइए। यस, पेरियर बाघ अभ्यारण्य कहां है, चलिए। करना है। यस, अब ये है कहां, तो यह आपका पड़ता है कहां पर बच्चों, केरल में। शेर, चीतीदार गधा, बाघ या फिर जंगली हाथियों के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, आंसर करेंगे 13 का बच्चों ने बताया है सी, कुछ लोगों ने बताया है डी, लेकिन यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके, हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का, बताइए, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन है, क्यों इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, या टोक्यो जापान, या इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है, और उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम क्या है, क्यों, जो कि है कहां पर, इंग्लैंड में। आगे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है, जेनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो या फिर जापान, बताइए। यस, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, आंसर करेंगे, कहां पर है बच्चों, यहां, तो यह पड़ता है आपका विश्व मौसम विज्ञान का कहां, जेनेवा। और जेनेवा कहां है साथियों, तो यह है कहां, तो स्विट्जरलैंड में। कहां है, स्विट्जरलैंड में है।
आगे चलते हैं। किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। मैक्सिमम सैटेलाइट, द प्लैनेट विच हैज मैक्सिमम सैटेलाइट, द नन अदर देन, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्या ये जो सैटर्न है वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि इसके पास लगभग 140 हो गए हैं और बृहस्पति के पास अभी उससे कम है, राइट। आओ आगे चलते हैं। व्हाट इज अ ज़ूमिंग? ज़ूमिंग क्या है? खनन है, व्यापार है, मछली पालन, कृषि, या इनमें से एक से अधिक? बताइए। कृषि का एक प्रकार है। क्या है ज़ूमिंग बच्चों? आपको बताना है ज़ूमिंग। यस, झूमिंग क्या है साथियों? तो झूमिंग एक कृषि है, कृषि का एक प्रकार है। कैसी कृषि? तो इट्स अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या? स्थानांतरित कृषि कहते हैं बच्चों। और ये जो झूमिंग कृषि होती है बेसिकली ये कहां पर? तो इसका नाम क्या पड़ता है कहां? तो पूर्वोत्तर भारत में इसे हम लोग झूमिंग कहते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्या? इसे दहन या कर्तन कृषि भी कहा जाता है। दहन व कर्तन कृषि भी इसे कहा जाता है, राइट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो है श्रेय किसका है? सभी रवि इंदिरा गांधी, रवींद्र सिन्हा का, कैलाश शांखला का, राजेंद्र सिंह का, या फिर आपको बताना है क्या इनमें से कोई नहीं? आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट तरीके से, यस, और बताना है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। चलिए, अगर मैं यहां पर बताऊं आपका प्रोजेक्ट टाइगर के स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नन अदर देन क्या? कैलाश शांखला हो जाएंगे। क्या? कैलाश शांखला हो जाएंगे। इन्हों क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है, इन्हें बच्चों क्या? टाइगर मैन, क्या? टाइगर मैन ऑफ इंडिया इन्हों को कहा जाता है, राइट। अच्छा, दूसरा आपने याद रखना है कि इन्हों क्या कहा जाता है? इन्हें आपने सुना होगा डॉल्फिन मैन, क्या? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है ना। राजेंद्र सिंह को आप जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको वाटरमैन, जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ये तीनों नाम याद रखना, राइट। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? बाघ संरक्षण, यह आता है 1973 में। आगे चलते हैं। किस पारितंत्र में जाति की विभिन्नता सबसे कम है? पर्णपाती में, घास में, टुंड्रा में, या सदाबहार में, या आपको बताना है इनमें से कोई नहीं। कहां पर सबसे ज्यादा वनस्पतियां कम पाई जाती हैं बच्चों? आपको बताना है इसका सही जवाब। ये अर्थ हो गया, याद रखना। और ये जो 0 डिग्री है और यहां पर क्या 90 डिग्री है बच्चों। यहां पर बहुत भयंकर रूप से क्या पाए जाते हैं? इस वाले स्थान पर क्या? सदाबहार और हरे भरे वन पाए जाते हैं। ऐसी वनस्पतियां, इतने घने जंगल पाए जाते हैं कि यहां पर बच्चों जगह नहीं रहती वनस्पतियों के उगने के लिए, और ऊपर एक छत जैसी आकृति बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर भूमध्य रेखा पर क्या पाए जाते हैं? तो इस जगह पर पाए जाते हैं क्या? सदाबहार वन, ठीक है ना, सदाबहार वर्षा वन। सबसे कम कहां पाए जाते हैं? ये आपका जो टुंड्रा क्षेत्र है, यहां पर वनस्पतियों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। और वनस्पतियों के रूप में यहां पर क्या पाया जाता है? तो यहां पर बच्चों क्या? या तो लाइकेन पाया जाता है, या कभी कभी वहां पर आपको मॉस देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न। प्रेरी घास स्थल कहां है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, या फिर एक से अधिक? बताइए। प्रेरी घास का मैदान कहां पर है? ग्रासलैंड, सभी को बताना है। तो ये जो ग्रासलैंड है बच्चों, घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान कहां पर है? अमेरिका में है, ठीक है ना। यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया में उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। क्या? डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका में जो होता है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो सवाना घास का मैदान कहते हैं, ठीक है ना। न्यूजीलैंड में आप क्या कहते हैं? उसको कैंटबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटबरी कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं। जो रंग चित्र किसी कथा या जो है चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। और यह चित्रकला कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों क्या? महाराष्ट्र, ठीक है ना।
महाराष्ट्र में आपने सुना होगा क्या, वर्ली चित्रकला, ठीक है ना, क्या सुना होगा वहां पे आपने, तो वर्ली चित्रकला आपने सुना होगा, राइट। आइए आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, उन आदिवासी वर्गों की पहचान करिए जो हिमाचल प्रदेश में भारत के मूल निवासी हैं। संथाली, गद्दी, गोंड, सहाविया, इनमें से कोई नहीं। यस, आंसर करें और बताएं सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या बच्चों, गद्दी। गद्दी जनजाति कहां पाई जाती है, बेसिकली यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर कदम रखा, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कड़म मल्लेश्वरी, संतोष यादव, एक से अधिक। संसार की 5वीं ऐसी और भारत की पहली आपको बताना है कौन सी महिला है। बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बछेंद्री पाल हो जाएगा बच्चों। इन्होंने, आपको पता है कि 23 मई 1984 को क्या है कि माउंटेन का फतह किया। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए बुला ही लेता हूं, मुझे लगा और क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद इतिहास के सर आ रहे हैं और अब आप लोग इतिहास पढ़िए। अभी तक आप लोगों ने जो है स्टैटिक जीके के प्रश्न देखे यहाँ पर, जहां पर ज्योग्राफी, पर्यावरण के सारे क्वेश्चन थे। सर स्वागत है बच्चों, जरूर बताइएगा यह सेशन कैसे लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए फिर से एक बार लाजवाब इतिहास के प्रश्नों के साथ क्लास की शुरुआत की जाती है। क्लियर समझ रहे बात को, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं इतिहास का प्रश्न आप लोग कर रहे हैं 3 4 5 दिन से, तो अब समझ में आ रहा होगा कि INM वाकई में है क्या। जनरली अगर देखा जाए तो INM वो नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन बिहार के पर्पज से INM है क्या, अब वो समझ में आ रहा होगा। क्योंकि एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सब लोग, ताकि कुछ लोगों तक पहुंच जाए जिनको नोटिफिकेशन न गया हो या जिनके पास क्लास की जानकारी न गई हो। और क्लास को लाइक कर दिया करिए सर लोगों के लिए। क्लियर, इससे ज्यादा तो सर, इससे ज्यादा तो फेसबुक की फोटोइया पे लाइक रहता है हमारे, जितना क्लास में आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो खैर बात को समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर कि क्या कहते हैं कि जनरली INM एग्जैक्टली क्या है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। ज्ञान की वर्षा तो सब देते हैं, लेकिन ज्ञान के ओले भी बरसने चाहिए, ठीक है। और थोड़े से, भाई पानी बरसता है तो चोट नहीं लगती है, ओला गिरेगा तो चोट लगेगा। तो थोड़ा सा जब ज्ञान के ओले लेंगे ना तो शरीरिया मजबूत रहेगी। वर्षा तो सभी करते हैं। खैर आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज उतना टिपिकल सवाल नहीं है, आज इजी सवाल है, ठीक है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा लपुर झैया टाइप में आज सवाल है, ताकि आप लोग कर लें उसको बढ़िया सा। और गर्मी बहुत है, सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। कहा कि इतना गर्मी में बिहार जाने का मतलब समझ रहे हैं कि जल भून के आदमी राख हो जाएगा। बिहार को कब पृथक प्रांत के रूप में गठित किया गया, मतलब सवाल को समझिएगा, बिहार को कब पृथक प्रांत के रूप में गठित किया गया? 1911, 1912, 1936, 1914। देखिए 1911 में तो घोषणा हुई थी, किस बात की घोषणा हुई थी कि भारत की जो राजधानी है, क्या भारत की राजधानी कहां से कहां की जाएगी? किस बात की घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की जाएगी। और राजधानी बदली कब गई? 1912 में। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी, ठीक है, यहां समझिए। और लेकिन राजधानी बदली कब गई? 1912 में। और इस समय कौन था वायसराय? हार्डिंग द्वितीय था। जब हार्डिंग द्वितीय पर बाल मुकुंद, मास्टर अमीन चंद, ये तमाम लोगों ने बम फेंकने का प्लान बनाया था। हाथी आगे निकल गई, बम पीछे भी गिर गया था। लेकिन क्या है कि 1935 का अधिनियम आया था, मेरी बात समझिएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट अधिनियम भी है, जिसमें क्या कहते हैं अनुसूचियां वगैरह तमाम बातें। इसी समय बर्मा को भारत से अलग किया गया था, आप जानते हैं। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? 1935 में किया गया था। बर्मा जो कि म्यांमार में था। लेकिन क्या है, उसी के 1 साल बाद क्या है कि क्या किया गया
कि बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में गठित किया गया, क्योंकि पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों एक प्रांत थे। अब बहुत बड़ा प्रांत भी था, फिर इनको धीरे धीरे क्या किया गया, अलग किया गया, इसलिए इसका आंसर है सी। 1920 नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास, विजय राघवाचारी, अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट। बताइए 1920 नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब 1920 नागपुर अधिवेशन एक्चुअली ये है क्या, मेरी बात समझिएगा। हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, ठीक है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, ठीक है, के प्रस्ताव को पारित किया गया किसमें? इसी वाले में, नागपुर अधिवेशन में। लेकिन यह अधिवेशन दिसंबर में हुआ था, 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन पहले चला है और बाद में उसका प्रस्ताव क्या हुआ है, पारित हुआ है। अब जैसे अगर एनी बेसेंट जी की बात करें तो 1917 में, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद अबुल कलाम आजाद जी सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक थे, आप ये जानते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक भी इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1942 से लेकर 1946 तक, सबसे लंबे समय तक। क्लियर? CR दास जी क्या है, ये असहयोग आंदोलन का शुरू में विरोध किए थे, बाद में समर्थन भी किए। लेकिन विजय राघवाचार्य के समय क्या हुआ था, ये नागपुर का अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को सजा किसने सुनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को सजा किसने सुनाई थी? ठीक, नहीं 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 नहीं, गलत है, गया का CR दास होगा। ये नागपुर का मैं आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि 1920 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था। उसी विशेष अधिवेशन के तहत कहा गया था कि असहयोग आंदोलन जो है, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन से यह आंदोलन चालू कर दिया जाएगा। अब देखिए बात क्या है, क्लीमेंट एटली तो प्रधानमंत्री था जिसका बहुत बड़ा योगदान है भारत की स्वतंत्रता में, ठीक। तो भारत की तो स्वतंत्रता के समय कौन था? तो क्लीमेंट एटली था, जो कि लेबर पार्टी का था। विंस्टन चर्चिल कौन था? तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, जिसने कहा था कि अटलांटिक चार्टर एक्ट विश्व के समस्त देशों पर लागू होगा लेकिन भारत पे लागू नहीं होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये भी प्रधानमंत्री था। कहां का प्रधानमंत्री था ये? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। क्लियर? सिडनी रॉलेट क्या किया था? इसने रॉलेट एक्ट लाया था, जो कि 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट लागू हुआ, जिसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा जाता है। लेकिन जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, जिसके बाद बंबई का जो जज था ब्रूमफील्ड, इसने क्या किया? गांधी जी को सजा सुनाई थी, ठीक है, बंबई का था। मार्च में गांधी जी को क्या हुआ? सजा सुनाई। इसका आंसर क्या है? बी। क्लियर? चलिए अगले सवाल चलते हैं। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? आज की क्लास ठीक है ना? आज तो ज्यादा दिमाग नहीं घूम जा रहा है सवाल देखकर, सवाल देखकर आज तो ज्यादा दिमाग नहीं घूम रहा है, मतलब मजा आ रहा है ना करने में, ऐसे रोज की तरह। सर आज तो एकदम बहुत डीप है, सर घूम जा रहा है सवाल को देखकर, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। चलिए, दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन बैरो, बेंटिक, वेलेस्ली, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए डलहौजी ने क्या किया था? इसने राज्य हड़प नीति या गोद हड़प नीति लाई थी, जिसके तहत क्या था कि दत्तक पुत्र शासन नहीं कर सकता, मतलब गोद ली हुई संतान जो है वो शासन नहीं कर सकती है। वेलेस्ली क्या था? तो सहायक संधि लाया था इसने, सहायक संधि। क्लियर? बेंटिक ने किसका अंत किया था? तो बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। किसकी सहायता से किया था? राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। क्लियर? और दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो एलन बैरो ने किया था। इसका आंसर ए होगा।
याद रखिए, बेंटिक नहीं, बेंटिक नहीं भैया। देखिए हम पहले ही बता दिए हैं कि हम लॉर्ड नहीं लगाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से लॉर्ड गॉड जो लगाना लगा लीजिएगा। लेकिन दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन वेरो ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका गठन गांधी जी ने किया था? नटाल इंडियन कांग्रेस, टालस्टॉय फर्म, फिनिक्स फर्म, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसका गठन गांधी जी ने किया था? नटाल इंडियन कांग्रेस, टालस्टॉय फर्म, फिनिक्स फर्म, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए गांधी जी क्या था कि ये 1893 में अफ्रीका गए थे। कहां गए थे? अफ्रीका। और अफ्रीका में इन्होंने अपने जीवन का 22 साल बिताया। यहीं पर इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह भी किया। सबसे पहला सत्याग्रह जो इन्होंने किया था वो कहां किया था? अफ्रीका में। क्योंकि इनको पीटर्स मोहिसबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उठाकर नीचे अंग्रेजों ने फेंक दिया, गोरे और काले की मतभेद की वजह से। अब क्या है कि इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन 1894 किया, टालस्टॉय फर्म का गठन 1904 में, 1906 में। ठीक है, यह गठन हुआ तो इसका आंसर होगा एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? एक से अधिक। और ये सभी का गठन कहां पर हुआ था? तो ये सभी का गठन हुआ था अफ्रीका में, याद रखिएगा। चलिए, चौरी चौरा कांड के आरोपियों का केस किसने लड़ा था? चौरी चौरा कांड के आरोपियों का केस किसने लड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जल्दी बताइए आंसर, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चौरी चौरा कांड हुआ क्या था? तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। पहले 5 फरवरी मिलता था, अब 4 फरवरी मिलता है, दोनों डेट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस समय चौरी चौरा कांड के समय क्या हुआ था कि पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। किसने? भारतीयों ने। अब क्यों जला दिया? उसका रीजन ये था कि एक भूतपूर्व सैनिक थे, उनका नाम था भगवान अहिर। ठीक, तो भगवान अहिर पर क्या हुआ? पुलिस वालों ने लाठियां चलाई। जब भगवान अहिर पर पुलिस वालों ने लाठियां चलाई तो इनके जो अनुयायी थे उन्हें काफी दुख हुआ कि भाई आप हमारे जो व्यक्ति हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, आप उन पर लाठी चला रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ कि इन लोगों को इसीलिए क्या हुआ कि इन लोगों ने पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। अब इसके लिए जानते हैं, चौरी चौरा कांड के लिए 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाया अंग्रेजों ने। 170 लोगों को किसकी सजा सुनाई? फांसी की। लेकिन 151 लोगों को बचा लिया गया। ठीक, 151 लोगों को क्या हुआ? बचा लिया गया। अब 151 लोगों को किसने बचाया? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर है बी। ठीक है, यहां पर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, मदन मोहन मालवीय। डी नहीं होगा दोस्तों, केवल मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने केस लड़ते हुए सभी को क्या किया था? बचा लिया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मदन मोहन मालवीय। इसलिए गलती मत करिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन कौन से विद्रोह का विलय असहयोग आंदोलन में हुआ है? कौन कौन से विद्रोह का विलय असहयोग आंदोलन में हुआ है? ठीक, देखिए मुंडा विद्रोह, मोपला विद्रोह, तेलंगाना एक से अधिक और या इनमें से कोई नहीं। क्लियर? देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, प्रमुख कार्यक्रम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसी समय कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित हुआ? कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। क्या घोषित हुआ? स्वराज घोषित किया गया इसी आंदोलन के समय। और हुआ क्या था, इसी समय केरल में चल रहे 1921 में मोपला विद्रोह का विलय किसमें हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में हुआ था। इसके साथ साथ भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चलने वाला विद्रोह, भारत की
स्वतंत्रता के बाद भी चलने वाला जो विद्रोह था वो तेलंगाना विद्रोह था। तो याद रखिएगा, तेलंगाना विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो कि क्या कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद तक चला। उसके साथ साथ मुंडा विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा ने किया था छोटा नागपुर पठार पे, क्योंकि ये लोग खूट खट्टी खेती करते थे जो कि एक प्रकार की सामूहिक खेती थी। लेकिन भूमि के जो नए नए नियम अंग्रेजों ने लाए उसके साथ साथ इनकी सामूहिक खेती पर रोक लगा दिया गया, जिसके कारण लोगों ने नाराज होकर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। 1857 विद्रोह का सबसे दीर्घजीवी विद्रोह कौन सा है? 1857 में जो भी विद्रोह हुए उसमें सबसे दीर्घजीवी मतलब सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह कौन सा है? दिल्ली, लखनऊ, जगदीशपुर, असम, बताइए। 1857 के विद्रोह में सबसे लंबे समय तक कौन सा विद्रोह चला है? देखिए, असम में किसने नेतृत्व किया था? तो मणि दीनाराम दत्त ने किया था असम में। जगदीशपुर में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। कहां पर? जगदीशपुर में। लखनऊ में किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। और बेगम हजरत महल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली ये सर्वप्रथम महिला है। इसको याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला, हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? बेगम हजरत महल। उसके साथ साथ दिल्ली में तो बताए ही है, बहादुर शाह जफर था, ठीक, या बहादुर शाह द्वितीय था। इसकी मेहरारू थी मतलब पत्नी थी, जीनत महल थी। और कौन था? और बख्त खां था। कौन था? हाँ हाँ, पियाली बरुआ भी है, ठीक है, और बख्त खां था। हाँ, पियाली बरुआ, इन्होंने भी किया। लेकिन 1857 के विद्रोह में जो सबसे दीर्घजीवी विद्रोह था वो जगदीशपुर का विद्रोह था, ठीक है। कौन सा विद्रोह था? जगदीशपुर का विद्रोह। कौन सा क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन, चलिए बता देंगे। हाँ, बिहार 24 है कि बिहार को कब पृथक प्रांत बनाया गया ना, शायद पहला क्वेश्चन यही था, 1936 का था, ठीक है। चलिए उसको बता देंगे अभी, यहां ध्यान दीजिए। निम्न में से कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य था? निम्न में से कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य था, बताइए। निम्न में से, अच्छा, इसे एग्जाम का डेटवा बढ़ता है तो आप लोगों की रुचि खत्म हो जाती है ना। रुचि माने नाम नहीं, मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना आप लोगों का। फिर उसके बाद अरे बहुत दिन है पढ़ लेंगे, अब बहुत दिन है पढ़ लेंगे, उस बहुत दिन के चक्कर में दिन खत्म हो जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता है ना। खैर भाई, एक बात तो सही है, भारत स्वतंत्र है, जो भी चाहे। कैबिनेट मिशन कब आया? तो मार्च 1946 में आया था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की इसने? तो 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी के तहत किसके गठन की बात कही गई थी? तो संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी पहली बार। अब क्या हुआ कि इसको तो कांग्रेस वालों ने अपना लिया, लेकिन इसका किसने विरोध किया? तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। अब मुस्लिम लीग ने जब विरोध किया इसका, तो हुआ क्या? हुआ ये सीधा सीधा कि क्या कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस तीनों लोग थे। तो इसका आंसर क्या है? एक से अधिक। चलिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने सरकार का विरोध करने के लिए किस कर का विरोध किया? बिहार में बताइए। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक का, भाई नमक का तो कर बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, नमक का दाम बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। और नमक एक ऐसी आधारभूत चीज है जिसके दाम में कितनी भी बढ़ोतरी या घटोतरी की जाए वो उसी मात्रा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि नमक 50 पैसा का है, तो ऐसा तो है नहीं 1-1.5 किलो नमक खा लेंगे, या नमक लाखों का हो गया तो नमक खाना छोड़ देंगे। नमक इस कदा जीवन में नमक नमकीन लगती हो, वही सिस्टम है। लेकिन बिहार में नमक कर का तो उल्लंघन हुआ ही, इसके साथ साथ एक और विरोध हुआ था।
तो वो कौन सा था? चौकीदारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या था? चौकीदारी, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही, इसका आंसर कई लोग सही बताए, बहुत बढ़िया। अगला है 1857 में कहां कहां विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में कहां कहां विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बात क्या है, 1854 में एक चीज आया था, वो था उड्स डिस्पैच। क्या था? उड्स डिस्पैच। उड्स डिस्पैच को क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम किसको कहते हैं? उड्स डिस्पैच को कहते हैं। और 1854 में आया, लेकिन क्या हुआ कि विद्रोह होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो इस समय क्या था, कलकत्ता, बंबई, मद्रास तीनों जगह क्या हुआ था? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसीलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नमक आंदोलन में शुरुआत में 78 अनुयायियों में कितने बिहार के थे? नमक आंदोलन की शुरुआत में जो 78 लोग थे, उसमें कितने लोग बिहार के थे? ये पूछ रहा है आपसे। क्योंकि देखिए, गांधी जी ने क्या किया था कि जब 12 मार्च 1930 को इन्होंने क्या किया, नमक आंदोलन या दांडी मार्च की जब शुरुआत की, कहां से शुरुआत किया था? अपने साबरमती आश्रम से। ठीक, तो इनके साथ 78 लोगों ने हिस्सा लिया। ठीक, 78 लोगों के साथ ये निकले। हाँ, यहां बात आगे है कि आगे चलकर कई लोग इनसे मिल गए। हाँ, तो क्या हुआ था कि इसमें अलग अलग जगह के लोग थे। ठीक, तो जैसे क्या पूछ रहा है ये सवाल कि 78 अनुयायियों में बिहार से कितने लोग थे? ठीक, जिसमें इसमें क्या था, अब सर्वाधिक कहां से थे? तो सर्वाधिक तो गुजरात के थे, सर्वाधिक गुजरात के थे, गुजरात के बाद बंबई के थे, लेकिन नेपाल से भी थे, बिहार से भी थे। तो बिहार से इसमें केवल एक ही व्यक्ति थे, याद रखिएगा, वो थे गिरिवरधारी, और नहीं थे। अब देखो, बिहार का नाम डी लगा दिए ना, हम इसीलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं। डी आप आंसर कर दिए, वेरी गुड, हमें भी देखकर अच्छा लगा कि आपने डी किया। लेकिन ये दोनों नहीं थे नमक आंदोलन में गांधी के शुरुआती 78 अनुयायियों के साथ। क्लियर? इसका आंसर ए होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हाँ, वो तो घर्षणा नमक मिल कांड की समय होगा, वेब मिलर, यहां समझिए। तो समझ में आया, इसका आंसर ए है। अब जितने लोग डी कहे हैं, कपार पे हाथ रख के बैठ जाइए। ठीक, सवलवा घुमाता भी है। बिहार केसरी किसकी उपाधि थी? बिहार केसरी किसकी उपाधि थी? स्वामी श्रद्धानंद, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बिहार केसरी किसकी उपाधि थी? ठीक, बिहार केसरी किसकी उपाधि थी? तो याद रखिएगा, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की उपाधि थी। क्लियर? ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके साथ साथ आपको पता है, इन्होंने जमींदारी प्रथा को भी एक हद समाप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। जमींदारी, देखिए व्याख्याओं को दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, व्याख्या जो करते हैं। उसके साथ बैजनाथ धाम है, कहाँ है बैजनाथ धाम? बैजनाथ धाम है ना बिहार में। तो बैजनाथ धाम में पहले जो निम्न जाति के थे, शूद्र लोग थे, उनका घुसना अलाउ नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बैजनाथ धाम में, ठीक है, निम्न जातियों का प्रवेश भी प्रारंभ करवाया। ठीक है, निम्न, ये ऐसा नहीं है कि केवल भीमराव अंबेडकर जी ही केवल पिछड़े वर्ग के लिए लड़े, और भी कई लोग थे। लेकिन एक कहावत है ना कि कभी भी हमेशा क्या कहते हैं, साइड एक्टर का रोल नहीं माना जाता, भले उसका टॉप क्लास रोल हो। तो निम्न जातियों का प्रवेश प्रारंभ करवाया। ठीक, किसने करवाया? श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? बी। श्री बाबू ने बिहार में नमक आंदोलन कहां पर चलाया था? श्री बाबू ने बिहार में आंदोलन कहां चलाया था? श्री बाबू वही श्री कृष्ण जी। ठीक है, श्री बाबू ने बिहार में क्या, इन्होंने डिसाइड किया था कि 100 किलोमीटर चलेंगे। कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन, क्योंकि भाई नमक आंदोलन के समय पद यात्रा हो रही थी। पद यात्रा हो रही थी क्या?
ठीक है। तो पद यात्रा कहने का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर नमक चीजों को बढ़ाकर लोग विरोध कर रहे थे। तो यहां पर ये किसने किया था? गढ़पुरा से चालू हुआ था। अभी जो श्री बाबू पढ़े श्री कृष्ण सिंह वही है, ये उनको श्री बाबू भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहां से शुरुआत किया था? गढ़पुरा नामक स्थान से। इसका आंसर सी है। सी दोस्तों क्या है? सी। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना सवाल देखकर? ऐसे नहीं हलवा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी। चलिए मेरा आखिरी प्रश्न है, बिहार में पहली ट्रेन कब चलाई गई? इसका आंसर देखते हैं कितने लोग दे सकते हैं। बिहार में पहली ट्रेन कब चलाई गई? दानापुर नहीं होगा, वो तो क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत दानापुर है। मैं यहां पर नमक आंदोलन पूछ रहा हूं आपसे, नमक आंदोलन पूछ रहा हूं। काहे गलती कर दे रहे हैं? पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बिहार में पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1853 में तो मुंबई से ठाणे तक चली पहली ट्रेन भारत की। लेकिन बिहार में कब चलाया गया? 53, 57, 74, 90, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं सवाल को देखिए। सवाल है बिहार में कब चलाया गया? 57, 74, 90। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके देंगे, ठीक। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब आप हमें आंसर में बताएंगे कि क्या डेट है, नहीं तो मैं आपको कल डेट बताऊंगा इसका। क्लियर? या तो आप बताएंगे इसका डेट कब है, या तो मैं बताऊंगा कब इसका डेट है। तो ये रहा मेरे प्रश्न। अब मेरे बाद किसका नंबर है? आइए मैम। क्लियर? ये आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं कल आपको डेट बताऊंगा। मैं भारत की पहली ट्रेन नहीं पूछा हूं, बिहार की पूछा हूं। समझ रहे हैं? तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक आप लोग सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। मैम का स्वागत करिए, बहुत सामान लेके आई है मैम, ठीक है। ग्लूकॉन डीपी के पढ़ा रही, इनका ही हाल हो गया है। अब आप समझिए कितना मेहनत करती हैं। अब पता नहीं इंसान कब टपक जाए, इसलिए मैम सोच रही है मरे भी तो एनर्जी लेके मरे। लीजिए आइए मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू, इतने प्यार भरे स्वागत के लिए थैंक यू गौरव भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन में। आ जाए सब लोग। तो सर बिहार की पूछ रहे थे, मुंबई से थाने वाली नहीं पूछ रहे थे, ठीक है। आप लोग जो आंसर दिए हैं वो आप लोग बिहार वाली दिए हैं। ना पता गुरुजी। अच्छा ये बात। आ जाइए पवन, सरिता, राजशेखर जी, चौहान जी, पूजा, करिश्मा, क्या हाल है सबके? संतोष जी कैसे हैं? चलिए भाई, सेशन शुरू होता है पॉलिटी का। मैंने कहा था धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेगा। अब हम लोग संवैधानिक काल के विकास के आगे कहाँ चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं प्रस्तावना में, ठीक है। कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना में। शुरुआत किया जाए। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? वास्तव में इसकी वास्तविक स्थिति क्या थी जब संविधान को लागू किया गया? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। एक बार बताइएगा आंसर, उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़े। अब धीरे धीरे संवैधानिक काल के विकास से आगे चलेंगे किधर? प्रस्तावना की ओर। फिर प्रस्तावना से चलेंगे भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र की ओर, भाग 2 नागरिकता, और चलेंगे मौलिक अधिकार भाग 3। चलेंगे मौलिक अधिकार भाग 3, ठीक है। चलिए भाई, भारतीय संविधान की स्थिति 26 जनवरी 1950 को देखना हो तो सबसे पहले ये याद कर लें, ठीक।
सबसे पहले ये याद कर ले कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किसे जोड़ा गया है? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 3 जोड़े गए थे। चलिए भैया, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को ये उसमें शामिल नहीं रहा होगा। अगर 26 जनवरी 1950 को शामिल नहीं रहा होगा तो इसका मतलब वो होना चाहिए जिसमें ये 2-3 शब्द ना आए। लोकतंत्र गणतंत्र होगा ही नहीं, क्योंकि पहला ही शब्द शुरू होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 आप लाए हैं बाद में। जाहिर सी बात है आपका आंसर सही है जो लोग सी में गए हैं। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 तक ये 3 शब्द नहीं होने चाहिए, ये 3 शब्द नहीं होने चाहिए। तो होने क्या चाहिए? जिसमें ये ऑप्शन में ये शब्द ना हो वही आपका 26 जनवरी 1950 को सही स्थित होगा। चलिए 26 जनवरी 1950 को, अरे यार ये तो फिर से वही है। भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो वही है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यही है, अलग कुछ नहीं है, क्योंकि ये 3 शब्द बाद में ही आएंगे। भारत के संविधान निर्माताओं का मत, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? अर्थात किसमें इस मत को दर्शाया गया है? भारतीय संविधान निर्माताओं का वास्तविक उद्देश्य किसमें आपको देखने को मिलता है? सवाल ये है। पवन 41 का ए बिल्कुल सही। हम भारत के लोग अपने भारत को सबसे मजबूत देखना चाहते हैं, संप्रभु देखना चाहते हैं तथा उसके नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, समानता देना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब में बंधुत्व की भावना बनी रहे ताकि देश में एकता और अखंडता स्थापित रहे। तो इसका मतलब है जो जो उन्होंने विचार सोचा था, जो जो उनके लक्ष्य थे, जो जो उनके सपने थे, वो कहाँ दिखते? उद्देशिका में। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अनुसूचियों के बारे में मैं बता दूं, ऐसा कोई अनुसूची नहीं होगी जिसके बारे में मैंने आपको ना पढ़ाया हो। डिटेल में एक एक अनुसूची के बारे में मैंने बताया है। अरे विजय विश्वकर्मा जी कैसे हैं? कैसे हैं भाई जी, क्या हाल है बताइए। सरिता, शुभम, करिश्मा, पवन, संतोष, चौहान जी, विजय जी बताएं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर शामिल नहीं है। यहीं पर एक क्वेश्चन याद दिलवा दूं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो हुआ है, जो 2020 से पूर्ण रूप से प्रभावी है, इसमें CAA, NRC जैसे शब्द आए थे कि जो ऐसे लोग जो 2014 तक क्या किए हैं, भारत में किसी तरीके से प्रवेश कर चुके हैं, उन्हीं के लिए कहा गया था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें तो आपको अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। तो उसमें कहा गया कि ये जो CAA 2019 और 2020 है, इसके प्रावधान 6ठी अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होते। 6ठी अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होते। कहाँ लागू होंगे? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागा, इन सब में, मतलब असम नागा नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो इनर लाइन है वहां लागू होंगे।
जो इनर लाइन है वहां लागू होंगे। कभी पूछ ले कि ये जो नई नागरिकता संशोधन अधिनियम है किस अनुसूची पर या किन राज्यों पर लागू नहीं है, तो छठी अनुसूची पर लागू नहीं है, इसका मतलब इन 4 राज्यों पर लागू नहीं होती। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। मैंने पढ़ाते समय कई बार कहा है कि अगर किसी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार कर ली, जाहिर सी बात है उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। अब समझिएगा क्या कहना है। अब कहा गया कि उस प्रकार में क्रम में बताना है, तो आप बताइए हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी क्रम पूछा जाता है। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो ये भी क्रम पूछा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद होता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जो आपको याद आ जाए वहां, लोकतंत्र, फिर गणतंत्र। एक तो ये क्रम याद कर लेना जो भारत का स्वरूप है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के स्वरूप का वर्णन कैसे करती है, इन 5 प्रकार से करती है, ये क्रम है। दूसरा याद कर लेना, भारतीय संविधान में न्याय कहां से लिया गया? आप कहते हैं भारतीय संविधान में न्याय सोवियत रसिया से यानी सोवियत रूस से लिया गया। भारतीय संविधान 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है? 3 प्रकार के। क्रम देखिए, सोचिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पूरा क्रम से पूछ रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसका मतलब न्याय पहले है। तो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको पता है कि सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का जिक्र कहां पर मिलता है? सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का जिक्र भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में दिखता है। अगर ये ना मिले, सामाजिक मतलब अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा, अस्पृश्यता, छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक मतलब विचार अभिव्यक्ति, संघ बनाने की, किसी भी लोक पद पर खड़े होने की, ये स्वतंत्रता कैसी है? राजनीतिक है। अगर मान लीजिए आर्थिक भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल कर दिया जाता आर्थिक अधिकार, तो राज्य बाध्य हो जाता, राज्य के पास संसाधन न होता, राज्य विद्रोह करता, फिर से संविधान के पहले वाली कंडीशन बन जाती। उसी से बचाने के लिए क्या किया गया? सामाजिक और आर्थिक अधिकार को फिर से भाग 3 मौलिक अधिकार में दिया गया और आर्थिक और सामाजिक को भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया। यहीं पर न्याय मिलता है। भाग 4 डीपीएसपी में ही न्याय की बात सबसे ज्यादा मिलती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। चलो भैया 3 न्याय। तथा उसके नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये दूसरे क्रम में आता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? इसीलिए कह रहे लवलेस, पहले मेरी व्याख्या सुन लीजिए तब आंसर दीजिए। फिर क्या कह रहा है? कहां से लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र,
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जिक्र किया गया है, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है, इसका क्रम ये है। विचार अभिव्यक्ति भाग 3 में अनुच्छेद 19 है। बोलने और बात रखने की स्वतंत्रता, न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। ये विश्वास, धर्म और उपासना भाग 3 में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जहां आपको धार्मिक अधिकार मिला है। तो ये भी आपको उद्देशिका में देखने को मिलता है। भैया मेरे क्रम जरूर याद कर लेना। फिर बताया मैंने, पूछ क्या रहा है, समानता। समानता 2 प्रकार की है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16। फिर कहा गया जब अवसर की समानता है तो सबको प्रतिष्ठा एक समान मिलेगा, और जब सब समान हो जाएंगे तो सब में भ्रातृत्व की भावना आ जाएगी, हम भारत के लोग की भावना आ जाएगी। और ये क्या होगा, धीरे धीरे ये राष्ट्र इनको एक लगेगा, अखंड राष्ट्र लगेगा, और ये अपने को आगे बढ़ने में प्रेरित करेंगे। समझ में आ गया क्या ऑप्शन ए होना चाहिए कि डी? समझ में आ गया कि ऑप्शन ए होना चाहिए कि डी? क्लियर है। 3 प्रकार का न्याय बताया गया उद्देशिका में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 ही भ्रातृत्व है। ठीक है, तो आंसर ए है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भैया बिहार में क्रम खूब पूछता है, तो हमने इसीलिए पूरा क्रम आपके सामने रख दिया है। आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, क्या लगाएंगे सोच के बताइए, मैंने आपको पढ़ के सुना भी दिया है। प्रस्तावना शब्द का प्रयोग कहां से मिला? सबसे पहले प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक है प्लेटो, इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक। उसमें इन्होंने कहा प्रत्येक कानून का अपना उद्देश्य होना चाहिए। इसका मतलब पहली बार प्रस्तावना का जिक्र किया। प्रस्तावना का विचार लिया कहां से गया? प्रस्तावना का विचार लिया गया, जो जहां से लिया गया, क्रम क्या है हम सब पढ़ा दे रहे हैं, क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा। प्रस्तावना का विचार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक, गणतंत्र कहां से लिया गया? फ्रांस से। न्याय लिया गया रसिया से। अब सोच लीजिए क्या बचा, सारा तो हमने बता दिया। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, कौन कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये कहता कौन है, कौन बताएगा मुझे? पहले बताइए, तब तक मैं आपको 44 के क्वेश्चन बता दूं। हम भारत के लोग अपने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये तो नहीं होगा, ये 3 हो सकता है। सत्ता संपन्न, ठीक है। समाजवादी पहले आना चाहिए, तो ये यहाँ बी और डी सही है, सी हटेगा, सी हट जाएगा, ए हट जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष पहले आएगा, इसका मतलब ये बाद में है। इसका मतलब है लोकतंत्र। जनतंत्र का मतलब ही होता है लोकतंत्र। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर डी सही होगा, जो आप लोग लगा चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, कौन कहता है? N.A. पालकी वाला। कौन कहता है? N.A. पालकी वाला। कौन कहते हैं? N.A. पालकी वाला। समझ में आ गया है? चलिए भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र में। सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसे क्या किया गया है? घोषित किया गया है। क्लियर? इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था सरिता?
हाँ, ये तो हमने बताया था कि संविधान की आत्मा, उस दिन 4 पढ़ाए थे संतोष, जब मैंने बताया था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है भीमराव अम्बेडकर, अनुच्छेद 19 संविधान की आत्मा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाग 4 संविधान की आत्मा है जी ऑस्टिन, पढ़ाए थे। तो ये तो उस दिन पढ़ा चुके थे। आज के क्वेश्चन में देखिए, निम्न शब्दों पर विचार करें, नीचे दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, क्रम ये बता रहा है कि भैया सही शब्दों में विचारानुसार क्रम दीजिए। अब क्रम याद करिए, फिर बताइए। ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान की आत्मा के रूप में महत्वपूर्ण अंग है, कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट बारकर कहते हैं, मैं नाम लिख दे रही हूं, एक बार याद कर लीजिए, मेरे साथ याद कर लीजिए, शायद याद रहे। अर्नेस्ट बारकर, प्रस्तावना संविधान का वृद्धावस्था का प्रलेख है। संविधान का वृद्धावस्था का प्रलेख है, ठीक है। किसका प्रलेख है? वृद्धावस्था का प्रलेख है। अब पढ़ के मुझे बताइए क्या सही होगा। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी, तो सार्वभौमिक पहले देखिए ऑप्शन में सब जगह आपको सी मिलेगा, ठीक। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी, CA, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक बाद में आएगा, तो क्या CAD भी होगा? पवन 46 का ए सही है, CAD भी होगा, मान लिया जाए। संतोष जी बिल्कुल क्लियर है, 46 का ए। चलिए भाई, 2-3 जो बताया है याद रख लेना, ये सब सवाल बनेंगे, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मैंने पहले ही बताया था कि भैया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 13 न्यायाधीशों की बेंच है, जिसमें 7-6 से बहुमत पारित हुआ है। और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए संशोधन किया जा सकता है, किंतु मूलभूत ढांचे को बिना छुए। कल ही पढ़ाया था। इसी को ध्यान में रखकर अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये शब्द जोड़े गए हैं, क्लियर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा शब्द प्रस्तावना के भाग में 1975 में सम्मिलित नहीं था? बताइएगा। मैंने अभी अभी पढ़ाया है, कितने शब्द जोड़े गए थे? 3, जिसमें अखंडता भी था, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1975 में ये शामिल नहीं था, बल्कि 42 अमेंडमेंट 1976 में शामिल हुआ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? कौन सा शब्द जोड़ा गया 1976 में? ग्राम स्वराज जोड़ा गया क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो भारत ने पहले से ठाना था, ये जोड़ा नहीं गया। जोड़ा गया है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका मतलब सही होगा 1 और 3। इसका मतलब सही होगा 1 और 3। सही है, इसका मतलब सही होगा 1 और 3। क्लियर है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है?
प्रस्तावना जो है संविधान की, इसका विधिक स्वरूप क्या है? बताइए। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पवन विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया ये मामला, तो कहा गया महत्वपूर्ण अंग है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छूना नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है उनमें बिना परिवर्तन के इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, मैंने पढ़ाया था। तो अब सुनिए, संविधान की प्रस्तावना, सवाल का मतलब है क्या न्यायालय में वाद योग्य है? क्या मैंने ऐसा कहीं पढ़ाया है कि ये न्यायालय में वाद योग्य है? आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। भले इसको भाग मान लिया जाए, भले इसमें संशोधन किया जाए, भले ढेर सारे परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन न्यायालय में प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय में अवाद योग्य है। बिल्कुल सही है। हम सारे क्वेश्चन हल करा रहे, ध्यान से समझिएगा। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आप इसी को लिख सकते हैं ना, अप्रवर्तनीय है। भाई एक बात बताइए, आ लगा देने से नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य है, बिल्कुल सही है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अवाद योग्य है। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है, ये इसका मतलब अप्रवर्तनीय है। इन सब का मतलब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कोई विधिक स्वरूप नहीं है, कोई विधिक महत्व नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है ये किसी परिस्थिति में न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। लोग कहे ये बताइए कि हम प्रस्तावना इसलिए बनाए थे कि प्रस्तावना जब हमको परेशान करे तो न्यायालय में लागू ना कराया जाए। कहा गया देखो भैया, प्रस्तावना के सारे वर्ड कहीं ना कहीं संविधान में मिलते हैं, चाहे भाग 3 में मिले, चाहे भाग 4 में मिले, चाहे भाग 2 में मिले, हर जगह मिलेंगे आपको। लेकिन प्रस्तावना लेकर नहीं जाना है, उन भाग को उठाइए, न्यायालय में चैलेंज करिए। सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं मिले, भाग 3 के तहत जाइए। प्रस्तावना को लेकर नहीं जाएंगे, अत्यंत पवित्र दस्तावेज है, इसके सारे भाग कहीं ना कहीं रखे हैं, वहां से उठाइए ले जाइए। लेकिन प्रस्तावना का विधिक महत्व नहीं है, इसे न्यायालय में वाद योग्य नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। वे जितने सवाल आए थे ना प्रस्तावना से, मैंने सारे ले लिए थे। भले आपको लगे कि बाद में वो रिपीटेड है, लेकिन याद रखना मैंने सब ले लिया। इन सब में कोई 1-2 क्वेश्चन आपको कहीं मिलता है तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, मेरी एकमात्र यही सोच है आपके लिए। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। बार बार बता रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये सारे शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या आमुख क्या सुनिश्चित करता है? जैसे प्रस्तावना, इसी को हम कहते हैं उद्देशिका, इसी को हम कहते हैं आमुख, और इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल।
अब इसमें से ये बताइए क्या सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पवन आप क्या लिखे हैं? 53 का डी। चलिए और कोई। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 3 प्रकार का न्याय, तो बिल्कुल सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 5 प्रकार का मैंने बताया था। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की बात की थी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सभी चारों सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सभी चारों सुनिश्चित करता है। पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर लॉजिक लगाइएगा कि क्या सब पढ़ाया गया था। क्या मैम ने बताया था कि न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, अवसर की समानता, ये जो समानता है 2 प्रकार की थी, और प्रतिष्ठा भी थी, भ्रातृत्व भी था। तो जब जब याद करिएगा सारे क्वेश्चन को डीप में ले जाइएगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही आरंभ होती है हम लोग से। ये हम लोग शब्द संयुक्त राष्ट्र चार्टर संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिनियम में अनुच्छेद 2 का विषय है। वहां कहा गया है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। चूंकि संयुक्त राष्ट्र में विश्व के सभी देश सदस्य के रूप में हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ किसी एक की धरोहर नहीं है। तो कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। वहीं पर अमेरिका भी कहता है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर क्या कहता है? हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। यही से पूरे देश ने शब्द लिया है हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, हम चाइना के लोग, वी द पीपुल ऑफ चाइना, वी द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। वही भारत ने भी लिया है हम भारत के लोग। इसका मतलब अगर पूछा जाए हम भारत के लोग शब्द लिया गया है तो पहली प्रायोरिटी में संयुक्त राष्ट्र संघ ढूंढिएगा। अगर नहीं मिलता तब यूएसए ढूंढिएगा। यूएसए पे आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा। पहली प्रायोरिटी में किसे ढूंढेंगे? यूएनओ। वो नहीं है ऑप्शन में, कौन ढूंढना है आपको? ऑप्शन में ढूंढना है यूएसए। क्लियर? समझ में आया? प्रस्तावना को एकदम रट डालिए ताकि जब जब हम पोर्शन आपका भाग का करते रहें तो आपके पास रिवीजन के लिए पर्याप्त चीजें हो। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? अभी अभी पढ़ाया था, सोच के बताना। अभी अभी बताया था, सोच के बताना। पवित्र दस्तावेज कहा है। पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने वृद्धावस्था का प्रलेख कहा है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने संविधान की आत्मा कहा है। कहा है संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उस शरीर में वास करने वाली आत्मा है। संविधान अगर महल है तो प्रस्तावना उस महल की मेहराब या आधारशिला है। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। किसने कहा है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? खूब सवाल पूछा गया है आपसे और इसीलिए हम व्याख्या करते इसमें ढेर सारी चीजें बता देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पढ़ाए थे अभी भीमराव अंबेडकर। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है अभिषेक।
दो अभी तो एक आध चैप्टर तैयार कर रखा है मैंने, भाग 1 भाग 2 का मिला के। हम उधर के थोड़े थोड़े अब ऐसा करते हैं ना, अब रिवीजन ऐसे नहीं कराएंगे। मान लीजिए 5 क्वेश्चन हमने लिया राष्ट्रपति के, तो उसी में 5 ले ले हम निर्वाचन आयोग के, 5 ले ले लोक सेवा आयोग के। अब की बार हम यही करने वाले हैं, हमने खुद सोचा है। ऐसे जब करेंगे आपका ज्यादा रिवीजन होगा, और उसी में अमेंडमेंट जो नया वाले सब हुए हैं उसके क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझा देते हैं। बिल्कुल कर देंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है क्लास शुभम, कल भी पढ़ा होगा, परसों भी देखा होगा, वास्तव में अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा तब ये आपकी गलती है। मैंने पहले ही बताया है कि पूरे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाद था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, लेकिन इसको नहीं माना गया। इसके बाद जो आया था बेरुबारी यूनियन 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट में हिदायतुल्ला जी थे। उनके निर्णय इतने अच्छे थे ना कि पहला केस इसी को माना गया जिसने उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना है। उसके बाद गोलकनाथ आए 1967 में, इनको भी इतनी महत्व नहीं मिली जितनी इनको। यही 2 केस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है प्रस्तावना में। मैंने कल भी पढ़ाया था पढ़ाते समय कि जब भी कभी ऐसा हो तो एकदम से किसने संविधान की उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना है, तुरंत बेरुबारी पे जाएंगे। बताया था कि नहीं, सोच के बताइए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? आप ध्यान से देखिए, कल के वीडियो सब बताया है, छोड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल अभिषेक कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भैया मेरे सबसे पहली बार उद्देशिका संविधान का भाग है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जब कभी ऑप्शन ढूंढिएगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन होता केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, पहला प्रायोरिटी इसको। ये नहीं है, तब इसी बात को दोहराया गया है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। इसी बात को दोहराया गया है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब पहली प्रायोरिटी केशवानंद भारती, दूसरी प्रायोरिटी ये नहीं है तब भले ये नहीं है तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन पहला ये दूसरा ये, इन्हीं 2 में से आपको चयन करना है। सबसे पहला भाग माना है केशवानंद ने। केशवानंद की बात को दोहराया गया है SR बोम्मई के बाद में। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? मैंने पहले ही बताया है, 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी जितनी यहाँ बनी थी। 7 और 6 के बहुमत से पारित हुई थी। इसी में माना गया था भाग है, फिर कहा गया था संशोधन कर लीजिए, फिर कहा गया था कि लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यानी मूलभूत ढांचा का सिद्धांत इसी में लाया गया था कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, अर्थात जिन आदर्श, जिन लक्ष्य, जिन उद्देश्य को लेकर उद्देशिका चली है, उनकी व्याख्या की गई है। कहाँ मिलती है उसकी व्याख्या? जाहिर सी बात है मूल अधिकार में दिखेगा सामाजिक राजनीतिक न्याय, राज्य के नीति निदेशक में दिखेगा सामाजिक आर्थिक न्याय, मौलिक कर्तव्य में दिखेगा कि आप अपनी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने भारत को एक और अखंड कैसे बना सकते हैं। तो सी में दिखेगा, ये सच है, सी में दिखेगा
निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की, अरे यार ये तो सवाल करा चुके हैं, ये करा चुके हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये भी हो चुका है। हद है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बताइए। सही है। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग मित्र कोष, यही तो है दंड। ठीक, मित्र कोष दंड। ये 7 अंग जो थे, ये 7 अंग प्राचीन वाले थे। ये 7 अंग प्राचीन के थे जो मिलकर क्या बनता था? राज्य बनता था। बाद में पाश्चात्य सभ्यता ने फिर से इसमें परिवर्तन किया। आधुनिक राजनीति ने क्या किया? आधुनिक राजनीति ने भाग 3 जहां मौलिक अधिकार है वहां अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दिया। याद आ गया? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। भाग 4 डीपीएसपी, यहां अनुच्छेद 36 भी राज्य की परिभाषा देता है। इन दोनों में सेम राज्य की परिभाषा है। एक लाइन में याद कर लीजिए, अनुच्छेद 12 भाग 3 मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा जो दी गई है वही डिट्टो सेम टू सेम परिभाषा, वही एज इट इज लाइन, वही परिभाषा भाग 4 डीपीएसपी के अनुच्छेद 36 में दी गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त जब कभी हम पढ़ते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि भारतीय संविधान ने राज्य की परिभाषा में, आपको याद है क्या दिया है? 3 ही बात शामिल की है, भारत सरकार तथा संसद। ये तो जरूर याद कर लेना। राज्य सरकार तथा राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार तथा राज्य विधानमंडल। और तीसरा क्या है? सभी स्थानीय प्राधिकरण, सभी स्थानीय प्राधिकरण। ये हो गया 4। ठीक है, ये 3 ही अनुच्छेद 12 और 36 की है। लेकिन राज्य की परिभाषा संविधान जो बताता है वो है, लेकिन इसमें राज्य शब्द पहले से है। जैसे पेन की परिभाषा जो मैंने दिया, मान लीजिए आप वो बताते हैं, लेकिन पेन के आवश्यक तत्व क्या होंगे? तो आप कहेंगे स्याही, स्याही, पिन का पॉइंट, यही सब बताइए ना। तो राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा? राज्य के 4 जो आवश्यक तत्व है उनमें क्या क्या है याद रखिएगा। वो है निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, पर्याप्त जनसंख्या, उस जनसंख्या का नेतृत्व करने वाली सरकार 3, और ऐसी सरकार अगर संप्रभु नहीं है तो राज्य का अस्तित्व खत्म है। तो राज्य की सबसे आवश्यक तत्व क्या है? संप्रभुता। अगर राज्य में संप्रभुता नहीं है तो जीवन भर तिब्बत की तरह रहना होगा। तिब्बत से कोई विदेश नीति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चाइना ने कहा है कि जो तिब्बत के साथ विदेश व्यापार करेगा, इसका मतलब वो चाइना के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। केरल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आंतरिक नीति चलाने की अधिकारिता है, लेकिन बाह्य नीति चलाने की अधिकारिता इनके पास नहीं है, भारत सरकार के पास है। इसलिए राज्य का प्राण तत्व, राज्य का आत्मा, राज्य का प्राण तत्व, राज्य का आत्मा क्या कहलाता है? संप्रभुता। बिना संप्रभुता के राज्य का कोई अस्तित्व मान्य नहीं है। तो ये तो था आज का सेशन। अभिषेक, आपकी बात समझ में आ गई है?
हम क्या करते हैं, एक दिन कल परसों वाले में तो चलिए जो पहले से बना है उसको देख लेते हैं। अब मिसलेनियस में ढेर सारे पोर्शन समाहित करें, एक अलग से रखते हैं अमेंडमेंट का, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, परेशान मत होइए, एक अलग ही अमेंडमेंट का ही रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। अच्छा सरिता, थैंक यू डियर सरिता, मत कहो सर, सही कह रहे थे, जी जाए बहुत है। जब यूनिवर्सिटी से यहाँ तक आओगे ना एकदम गर्म रहता है, यहाँ पहुंचते पहुंचते आपको लगता है कि आप एकदम खोइला हो गए। बट थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। पवन टॉपिक वाइज ही रहेगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, परेशान मत होइए। हर टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसपे पूरा टॉपिक कवर कर देंगे।